नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, आज फिर से मैं आप सबों के बीच लाइव आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का प्री एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसका शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम है। शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक चलना है। जिसका इस बीच में एग्ज़ाम होगा, सिर्फ उसी का एडमिट कार्ड शो हो रहा है, और जिसका नहीं है उसका अभी शो नहीं हो रहा है। घबराएं नहीं, आपका भी 2 से 4 दिन में एडमिट कार्ड, सिटी नेम और एग्जामिनेशन डेट दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए ये CDP के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और आपको आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात हो रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, यहाँ ये पूछ रहा है। एक बार में कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण आदि क्षमता का मूल्यांकन, और छात्रों को याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो साथियों, सतत, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात हो रही है। कॉम्प्रिहेंसिव दैट मीन्स क्या होता है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। छात्रों का ज्ञान आ जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा, व्याख्या आ जाएगा, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि। ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, जन्म जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ हो जाता है। चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। 2 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 15 वर्ष की आयु के बाद। तो साथियों, चिंतन विकास जो होता है वो 2 वर्ष के आयु के बाद ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्नलिखित में से कथन किसका है। पियाजे का है, स्किनर का है, वॉटसन का है, कोहलर का है। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इज सेकंड, वॉटसन का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिगम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को, और शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक किसको माना जाएगा। तो अभिप्रेरित तभी मान सकते हैं हम लोग कि जब बच्चा खुद से क्या प्रश्न पूछे, तो वो अभिप्रेरित हो चुका होगा, तभी तो प्रश्न पूछ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। बैगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास के सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है, कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, बैगोत्स्की के अनुसार बताना है आपको। देखिए, बैगोत्स्की ने क्या दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया है। सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो दैट मीन समाज। देखिए, समाज का। ऑप्शन नंबर 3। किसी काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो क्या हो जाएगा, किस काल में सुचारू विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये किशोरावस्था में हो जाता है, एडल्टहुड में साथियों। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। समाजीकरण कहलाएगी, उदारीकरण कहलाएगी, व्यक्तिकरण कहलाएगी, और निजीकरण कहलाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर साथियों। देखिए, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली ऑब्वियसली समाजीकरण कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है। शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि उसके परिवार के बारे में जानने। देखिए, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। शिक्षक बालक की रुचियों, केवल बालक की रुचि को जानने से भी नहीं होगा। ठीक है, बालक के, देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बालक के संबंध में शिक्षकों को उसके व्यवहार, मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। बालक का सब परिप्रेक्ष्य हमको जानना ही जानना है, तभी बालक का अच्छे से विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नैतिक विकास जानते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग। 3 स्टेज दिए हैं, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2। ठीक है, ये 3 स्टेज दिए हैं
लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। आजकल बुद्धि परीक्षण का, देखिए बुद्धि परीक्षण सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने दिया था। आईक्यू का फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज इंटू 100, याद रखिएगा। सवाल है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? पूछ रहा है, सही नहीं है। शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले को तुलना में अधिक ध्यान देना, यही गलत है। देखिए यही दृष्टिकोण तो नहीं है। हम लोगों को एक जैसा व्यवहार सभी के साथ करना है, नहीं कि बच्चा तेज है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें और बच्चा अगर तेज नहीं है तो उसको बिल्कुल ही भूल जाएं। हम यही नहीं करना है हमको। तो बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, ये असल में गलत बात होता है और यहाँ नहीं पूछा, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़कियों की पढ़ाई के लिए किए जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित? उच्च वर्ग समूह से, आदिवासी वर्ग समूह से, अनुसूचित जाति से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उच्च वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए मानव विकास का संबंध जो है वो कहाँ से कहाँ, देखिए 2 चरण होता है। ठीक है, सामान्य से सामान्य की ओर को तो बिल्कुल नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। ये देखिए ये 2 तो कट ही गया, कन्फ्यूजन यही करेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में कन्फ्यूजन होगा, तो हमेशा याद रखिएगा आप सामान्य से क्या जाते हैं, विशिष्ट की ओर जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की ओर, एस से पी की तरफ, जनरल से सॉरी जी से एस के तरफ। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक के तरफ जाते हैं हमेशा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। ऑप्शन नंबर सेकंड। आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं, ओके। आप अपनी कक्षा में सभी छात्रों का बुद्धिलब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धिलब्धि, ठीक है, कितना है? 130 से ऊपर है। तो ऑब्वियसली ये सामान्य छात्र का कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से 110 अगर आईक्यू है तो एवरेज स्टूडेंट माना जाता है। इससे अगर ज़्यादा है तो प्रतिभाशाली क्रिएटिव स्टूडेंट माना जाएगा। देखिए तो 130 है यहाँ आईक्यू, तो इसको क्या माना जाएगा? तो साथियों इसको प्रतिभाशाली छात्र माना जाएगा। सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक अभ्यर्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, ठीक है, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है, इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। ये क्या है? जांच सूची है, निरीक्षण है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है। तो ये कब करते हैं हम लोग? जांच सूची बनाते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाते हैं जिसमें ये सारा ब्यौरा लिखते हैं बच्चों का। ठीक है, साक्षात्कार नहीं होगा, आपको प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं, निरीक्षण कर नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, भाषा की परीक्षा में संबंध, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के, तो देखिए ये जब तक हम किस प्रकार का प्रश्नों का सर्वाधिक उपयोग करेंगे, क्या क्या पता होना चाहिए? शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग अगर बच्चों से कराते हैं तो क्या ये पता लग जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है? यही पूछ रहा है। सीखने की प्रक्रिया, व्यक्ति गलतियां कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयास के बाद वह सीखने में सफल। ट्रायल क्वेश्चन है 16 नंबर, ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दिया है? अगर संक्षेप में समझे तो इसका संदेह, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस सिद्धांत का ट्रायल एंड एरर थ्योरी साथियों थॉर्नडाइक ने दिया है, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? देखिए नियम के आत्मसात का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। देखिए अभ्यास तो कहता ही है, ठीक है, अभ्यास चूंकि करेंगे आप तो सीखेंगे, प्रभाव भी अभ्यास करेंगे तो प्रभाव भी दिखेगा। तत्परता का भी नियम थॉर्नडाइक कहते हैं संबंधित है। आत्मसात का, एसिमुलेशन का नियम इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था के बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो सकता है? परिकल्पनात्मक चिंतन देखिए कब विकसित होता है? पियाजे ने 4 चरण दिया है। संपत्ति पूरक, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष, मूर्त संख्यात्मक,
स्टेज, ये दिया है। देखिए ये उल्टा लिख दिया, पहले होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट 7 से 11 होता है, और औपचारिक 11 से प्लस के बच्चों में ऐसा पाया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित कब हो जाता है, तो ये कॉन्क्रीट में हो जाएगा। और कॉन्क्रीट किसको कहते हैं साथियों, परिकल्पनात्मक चिंतन। ठीक है, ये फॉर्मल में होगा, सॉरी ये फॉर्मल में होगा, ऑप्शन नंबर 4। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये विकसित हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, चिंतन का भाव, कल्पनाशीलता, तार्किकता का भाव और संवेदनशीलता। तो साथियों क्या हो जाएगा, कल्पनाशीलता। सृजनात्मकता को गुण होने के लिए, अब कल्पनाशीलता उसमें होगा तभी तो वो सृजन कुछ कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यालय के किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए, उच्च वर्ग वाले छात्रों को, अनुसूचित वर्ग के बालक छात्रों को, और पिछड़े वर्ग के चालक बालकों को, और सभी को समान महत्व देना चाहिए। देखिए एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ 2005 ये आया था 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, बार बार पूछा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी वगैरह का फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग, आईईपी देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, फुल फॉर्म का एक हमने पूरा 40 फुल फॉर्म बताया हुआ है, अगर वो पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब वीडियोज़ के प्ले लिस्ट में जाइएगा, रिसेंट अपलोडेड में दिख जाएगा आपको एक फुल फॉर्म के नाम से। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स फॉर सीटेट मिल जाएगा आपको। देखिए एनसीएफ कहता है सभी को, कोई पिछड़ा भी है, कोई गरीब है, कोई निर्धन है, अति पिछड़ा है, सभी को एक समान महत्व देना है हमको, तो सभी को समान महत्व, ऑप्शन नंबर 2। चलिए सेकंड है 21। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का, मन का, स्किनर का, टाइलर का। तो साथियों ये कथन किसका है, ये टाइलर महाशय का कथन है। क्या है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 22 है, दृष्टि दोष वाले छात्रों को, जिसको कम दिखता हो या आंशिक रूप से अंधा कह सकते हैं उसको, निम्नलिखित में कौन सा विकार नहीं पाया जाता है, आँखों के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, आँखों को बार बार मलना, शरीर के अंगों के अवांछित हलचल रहना, सिर दर्द की शिकायत रहना। कौन सा इसमें से नहीं पाया जाएगा, नहीं पूछा है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए, और उपरोक्त सभी। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग क्या करता है समझ, तो देखिए ये तो समस्या समाधान के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है, शैक्षणिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा तो नहीं है, घर में भी अधिगम प्राप्त होता है, बट सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होता है, अगर कोई पूछे तो आपको सेंसरी मोटर स्टेज में होता है और परिवार से शुरू हो जाता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, और उन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ विशेषता नहीं पूछा है मित्रों, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 24 का होगा, यही वाला नहीं पूछा है। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ स्कूल में यहीं पर पढ़ सकता है बच्चा, बहुत आदमी सेल्फ स्टडी भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है अनुबंधन, भाषा का माध्यम, उसके सहपाठी। देखिए पूर्व माध्यमिक मतलब क्या, बच्चा क्या है प्राइमरी स्कूल में है, सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन क्या है, उसके सहपाठी या अनुबंधन या भाषा का माध्यम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनुबंधन। बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है, देखिए क्या निहितार्थ नहीं है, नहीं पूछा है,
आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पाठ्यपुस्तक को हिस्से में बांटकर विश्लेषण संश्लेषण की ओर पढ़ाया जाना, ये तो है। पाठ्यपुस्तक की पुनरावृत्ति एक निश्चित समय पर अवश्य ही की जाए, ये भी है। हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों से शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए, देखिए हमको तो यही लगता है गलत। बाकी चौथा पढ़ते हैं, शिक्षा व्यवस्था बालक की रुचि के अनुसार, देखिए यही गलत है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। दूर नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। चाइल्ड लर्नर्ड एजुकेशन का बात हो रहा है, तो यहाँ पे दूर नहीं रख सकते हस्तकला और रचनात्मक कार्य को। ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, देखिए मौखिक रूप से जो सीखने में अक्षम होते हैं यानी ग्रस्त होते हैं, ये एक तरह का डिसेबिलिटीज़ होता है। तो क्या किसको कहते हैं, देखिए डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। एलेक्सिया तो साथियों कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। 27 और आग्राफिया भी कुछ नहीं होता है। डिस्ग्राफिया भले होता है, एक ही ऑप्शन ही बचता है। डिसलेक्सिया भले पठन विकार होता है। एलेक्सिया नामक कोई भी चीज़, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती है, और अग्राफिया नामक भी कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है। एक ही क्वेश्चन बचता है, जो मौखिक रूप से शिक्षा में अक्षम होते हैं वो अफेजिया से ग्रसित होते हैं। यस, देखिए नेक्स्ट है 28, समान अवधारणाओं के माध्यम मध्य संबंध को न समझने का कारक है। दृश्य बोध की कमी, बोध की कमी, दूरी सजगता की कमी और स्मरण शक्ति की कमी। तो क्या हो जाएगा साथियों आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा बोध की कमी। साथियों ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मित्रों। आप लोग पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं लाइक करना। जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रक्रिया करता है तो इसका कारक है, मतलब मान लीजिए इसका क्या कारण है ये पूछ रहा है। गामक क्रिया निष्पादन की कमी, बोध की कमी, स्मरण शक्ति की कमी और दृश्य बोध की कमी। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? गामक क्रिया निष्पादन की कमी है, तभी बालक की बार बार एक ही चीज़ को पढ़ रहा है, एक ही तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। देखिए कक्षा में जब एक बालक अपनी अपंगता के कारण, देखिए डिसेबिलिटी के कारण तिरस्कृत किया जाता है तो अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी आवश्यकता को पूरी करनी होगी? देखिए सम्मान पाने की आवश्यकता, शारीरिक दंड, संबंध जोड़ने की आवश्यकता और सुरक्षा। देखिए शारीरिक आवश्यकता देंगे नहीं, सुरक्षा आवश्यकता भी नहीं दिलवा सकते हैं, और सम्मान पाने की अवस्था देखिए आवश्यकता, और तीसरा है संबंध जोड़ने की। देखिए मित्रों क्या हो जाएगा, अगर किसी बच्चे को कोई, अगर मान लीजिए कोई पैर से डिसेबल है तो वो बैसाखी लेके आएगा और वो स्कूल में और सब जो नॉर्मल बच्चे हैं उसको चिढ़ाने लगेंगे, तो क्या क्या उपाय करना चाहिए शिक्षकों को ताकि उसके साथ क्या हो, अच्छा संबंध विकसित हो सके? तो देखिए इसका आंसर होगा, देखिए संबंध जैसे अच्छा से विकसित हो जाएगा एक दूसरे बच्चे में, उसको चिढ़ाना छोड़ देंगे और सम्मान पाने की आवश्यकता आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। जैसे ही संबंध अच्छा हो जाएगा एक दूसरे में, सम्मान खुद ब खुद मिलने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगर साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।